लर्निंग एक प्रोसेस है इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने का, इन्फॉर्मेशन को सीखने का। और मेमोरी क्या है? मेमोरी रेफर्स टू दी परसिस्टेंस ऑफ लर्निंग। तो जो चीज़ आप रेगुलरली लर्न कर रहे हो, जिसपे आपका रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी मेमोरी में चली जाती है। लर्निंग में क्या है? लर्निंग में तो आप नई चीज़ें रोज लर्न कर रहे हो, बट हर चीज़ आपकी मेमोरी में नहीं जा रही है। मेमोरी में कौन सी चीज़ जाती है? जिसको आप बहुत बारी प्रैक्टिस करते हो और परसिस्टेंटली उसके ऊपर आप काम करते हो। तो लर्निंग एज एन आउटकम वेयर वी रेफर दैट टू एज मेमोरी। तो लर्निंग का कैसे पता चलता है कि लर्निंग हुई है? तो जैसे आप लर्न कर रहे हो, अभी आपकी लर्निंग का टेस्ट होगा, तो आपकी मेमोरी का टेस्ट होगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपकी लर्निंग का टेस्ट कैसे होगा? आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो जब मेमोरी का टेस्ट होगा, उससे ये पता चल जाएगा कि लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है। तो जब भी लर्निंग होती है, मेमोरी क्रिएट हो सकती है, लेकिन उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है? रिपीटेशन के थ्रू। आपकी मेमोरी क्रिएट होते होते रह जाएगी अगर आप उसको रिपीट नहीं करोगे। लर्निंग तो हो जाएगी, लेकिन वो आपकी मेमोरी में नहीं रहेगी जब तक आप रिपीट नहीं करोगे। ठीक है? दिस नीड नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस अटेम्प्ट टू लर्न। लर्निंग कैन अकर एंड परफॉर्मेंस कैन इंप्रूव सिंपली फ्रॉम मोर एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन और टू अ टास्क। तो लर्निंग में क्या है कि लर्निंग तो आपकी वॉलंटरीली इनवॉलंटरीली होती ही रहती है। आप जिन चीज़ों से एक्सपोज होते हो, आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपकी सारी लर्निंग ही है एक तरीके से। लर्निंग और मेमोरी को इन्होंने हाइपोथेटिकल स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहली स्टेज एनकोडिंग है, दूसरी स्टोरेज है, तीसरी रिट्रीवल है, जिसके बारे में हमने लास्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था। एनकोडिंग का मतलब होता है किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए एनकोडिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। एनकोडिंग के भी दो स्टेज हैं, एक है एक्विजिशन और एक कंसोलिडेशन। तो एक्विजिशन का मतलब है कि आप उसको एक्वायर कर रहे हो, मतलब आप आपकी सेंसरी मेमोरी से होते हुए आपकी डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं उसमें स्टेज में मेमोरी के, उस पर जा रही है। तो एक्विजिशन रजिस्टर इनपुट इन सेंसरी बफर एंड सेंसरी एनालिसिस स्टेज। फिर कंसोलिडेशन क्या होता है? जब हम उसको एक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो स्टोरेज होती है कंसोलिडेशन के बाद, और वहां पे वो परमानेंटली या टेम्परेरीली स्टोर होता है। एंड फाइनली रिट्रीवल होता है। रिट्रीवल का मतलब हम कोई चीज बाद में याद करने की कोशिश कर रहे हैं, रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये लर्निंग और मेमोरी को इन्होंने ये दिखाया है कि दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। सो वी सर्च फॉर द न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी इन मेनी वेज। तो लर्निंग और मेमोरी की न्यूरल कोरिलेशन क्या है? न्यूरल कोरिलेशन मीन्स कैसे अंदर न्यूरल नेटवर्क से कोरिलेटेड है। तो कैसे इन्होंने देखा है? एक तो थ्रू केस स्टडीज विच रिवील व्हाट इज एंड इज नॉट लॉस्ट इन एमनीशिया। केस स्टडीज करिए उन लोगों पे जिनको एमनीशिया जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या चीज मिसिंग होती है ब्रेन में, किस चीज की कमी हो जाती है, उससे पता चलता है। बाय डेवलपिंग एनिमल मॉडल्स ऑफ मेमोरी इन सिंपल इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो एनिमल मॉडल्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं। और तीसरा ब्रेन इमेजिंग करके ये देखते हैं कि कैसे न्यूरल जो नेटवर्क्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं लर्निंग और मेमोरी की वजह से। तो अब स्टार्ट करते हैं मेमोरी और ब्रेन। The field of cognitive and experimental psychology of memory is rich with theory and data that has produced consistent set of concepts about the organization of human memory. तो ये किस चीज की फील्ड है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है, जिसमें हम मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक न्यूरो साइंस की भी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है मेमोरी की थ्योरीज डेवलप करने में, और उनकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। कंप्यूटर साइंस की भी हेल्प लेनी पड़ती है जब हम ब्रेन इमेजिंग करते हैं। तो एक मेमोरी और एक ब्रेन को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी फील्ड ऑफ साइकोलॉजी को आपस में वो करना पड़ता है, मर्ज करना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ एक एविडेंस मिलता है, प्रॉपर स्टडी हो पाती है ब्रेन और मेमोरी से रिलेटेड जो रिसर्च होती है उसमें। ह्यूमन मेमोरी और ब्रेन डैमेज एंड एमनीशिया। अब इसमें क्या बताया है कि ह्यूमन मेमोरी में जो भी डेफिसिट्स होते हैं, जो भी कमियां होती हैं, इट इज एज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन डैमेज, डिसीज और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नोन एज एमनीशिया। तो एमनीशिया में क्या होता है? जो डेफिसिट्स होते हैं आपकी मेमोरी में, दैट इज बिकॉज ऑफ कोई फंक्शन अगर ब्रेन का डैमेज हो गया है, या कोई डिसीज है, या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से हुआ है। एमनीशिया में आप नई चीजें लर्न नहीं कर पाते और पुरानी चीजें धीरे धीरे भूलती जाती हैं। एंड ये शॉर्ट टर्म मेमोरी पे इफेक्ट कर सकता है, वर्किंग मेमोरी पे इफेक्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इफेक्ट कर सकता है। सो बाय एग्जामिनिंग एमनीशिया इन कंजंक्शन विद कॉग्निटिव थ्योरीज डिराइव फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन नॉर्मल सब्जेक्ट्स। तो कैसे इन्होंने स्टडी करी है? नॉर्मल लोगों का और प्लस उन लोगों का जिनको एमनीशिया है, दोनों के ऊपर स्टडी करके कंपेयर किया गया है कि दोनों के आपस में ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से ब्रेन के फंक्शन में या न्यूरल लेवल पे क्या चेंजेस नजर आते हैं। तो इस तरीके से ये स्टडी करके पता चला है कि जो एमनीशिया वाले लोग हैं उनमें क्या चीज अलग होती है नॉर्मल लोगों से। सो लेट्स बिगिन विद दिस ब्रेन सर्जरी एंड मेमोरी लॉस। तो 1940s एंड 1950s की बात बता रहे हैं, जहाँ पे सर्जन ने अटेम्प्ट किया था न्यूरोलॉजिकली ट्रीट करने के लिए, ट्रीट न्यूरोलॉजिकल साइकेट्रिक डिसीज यूजिंग वेराइटी ऑफ न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स। पहले तो सबसे पहले क्या करते थे? सर्जरी करने की कोशिश करते थे। जैसे कुछ पर्टिकुलर सर्जरीज हैं जिनके नाम आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्री फ्रंटल लोबोटोमी है, जिसमें क्या होता है कि वो प्री फ्रंटल लोब को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कॉर्पस कैलोसोटोमी है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? जो आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को ज्वाइन करता है, उसके ऊपर सर्जरी होती थी। या एमिकडेला, एमिकडेलोटोमीज। एमिकडेला कौन सा होता है पार्ट? जो आपकी लिम्बिक सिस्टम में आता है, जो आपके इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको रिमूव कर देना। या टेम्पोरल लोब रिसेक्शन, जिसमें टेम्पोरल लोब का ही रिमूवल करते थे। तो इस तरीके से सर्जरीज होती थी। ये सर्जरीज जब ये करते थे तो इनको नई नई चीजें पता चलती थी। कभी कभी बाय एक्सीडेंट हो जाता था कि कोई करा किसी और पर्पज के लिए है और इन्फॉर्मेशन मतलब उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर जो ये करते थे, जिसमें ये रिमूवल करते थे कुछ पोर्शन ऑफ द ब्रेन का, इससे इनको काफी नॉलेज हुई है ह्यूमन कॉग्निशन प्रोसेसेस की। वन सर्जिकल प्रोसीजर रेलेवेंट टू मेमोरी वाज द रिमूवल ऑफ मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। तो एक ये सर्जरी थी काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें इन्होंने मीडियल पोर्शन रिमूव किया था टेम्पोरल लोब का। टेम्पोरल लोब कौन सा होता है? जो आपके ईयर्स के पीछे की साइड वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, जिसमें हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन होती है, हिप्पोकैम्पस जो होता है।
1953 में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें न्यूरोसर्जन विलियम बीचर एंड स्कोविल फ्रॉम द मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्टेड ऑन द बाइलेटरल रिमूवल ऑफ द मीडियल टेम्पोरल लोब इन वन एपिलेप्टिक पेशेंट एंड सेवरल स्किजोफ्रेनिक पेशेंट। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने ऐसे सर्जरी करी थी जिसमें इन्होंने रिमूव किया था मीडियल टेम्पोरल लोब उन लोगों में जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी और स्किजोफ्रेनिक थे। बाद में इन्होंने उसमें क्या बताया कि बाइलेटरल रिसेक्शन ऑफ द अनकस एंड एमिगडेलम अलोन और इन कंजंक्शन विद द एंटायर piriform and amygdaloid hippocampal complex has resulted in no marked physiologic or behavioral changes with one exception of a very grave recent memory loss, so as to prevent patient from remembering the locations of the room in which lives and name of his close associate। तो ये जो सर्जरी इन्होंने की थी उसका रिजल्ट ये हुआ था कि उस पेशेंट को एक सीवियर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। मतलब कि उसको ये भी याद नहीं रहता था कि वो कौन से रूम में रहता है या फिर टॉयलेट का रास्ता किधर से है या उसके क्लोज एसोसिएट्स के नाम क्या है। स्कोविल एंड उनकी जो साइकोलॉजिस्ट उनके साथ ब्रेंडा मिलनर डिड द न्यूरो साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ 10 पेशेंट्स। न्यूरो साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया 10 लोगों पे। उनको फिर क्या मिला उसमें, दे फाउंड दैट मेमोरी इंपेयरमेंट्स इन द पेशेंट हैविंग मीडियल टेम्पोरल लोब रिसेक्शन एज अ पार्ट ऑफ देयर ट्रीटमेंट वर इन रिलेशन टू हाउ मच ऑफ द मीडियल टेम्पोरल लोब वाज रिमूव्ड। एक चीज तो ये पता चली कि मीडियल टेम्पोरल लोब किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है मेमोरी फॉर्मेशन में। दूसरी चीज ये पता चली कि कितना पार्ट रिमूव हो रहा है उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। इसमें दिखा है कि ओनली बायलेटरल रीसेक्शन ऑफ द हिपोकैम्पस रिजल्टेड इन सीवियर एमनीशिया। तो हिपोकैम्पस जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पार्ट है हिपोकैम्पस ब्रेन का, तो इसका बायलेटरल रीसेक्शन करने से बहुत ज्यादा सीवियर एमनीशिया की प्रॉब्लम नजर आने लगी। लेकिन अगर इन्होंने एक पेशेंट में एंटायर राइट मीडियल टेम्पोरल लोब ही हटा दिया, एंटायर राइट साइड का मीडियल टेम्पोरल लोब पूरा रिमूव करा जिसमें हिपोकैम्पस और हिपोकैम्पल जायरस आते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, नो रेसिडियल मेमोरी डेफिसिट वॉज फाउंड। तो कोई ऐसा मेमोरी डेफिसिट नहीं मिला। बट इंटरेस्टिंग पेशेंट वॉज द यंग मैन हु हैड एन बाइलेटरल मीडियल टेम्पोरल रिसेक्शन। तो इसमें जिसका बाइलेटरल मीडियल टेम्पोरल रिसेक्शन था, जिसको एमनीशिया हो गया था, मेन इनका जो था इंटरेस्ट उसमें था। तो जो हमने पहला केस ये वाला देखा एमनीशिया वाला, जिसमें क्या किया था, बाइलेटरल रिसेक्शन ऑफ द हिपोकैम्पस किया था। जो हिपोकैम्पस पार्ट है उसका बाइलेटरल रिसेक्शन किया था। तो उसमें इनको ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि उसमें उसको सीवियर एमनीशिया की प्रॉब्लम हो गई थी। ये आपको कुछ पार्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ये मीडियल व्यू है ब्रेन का, बीच में से दिखाया हुआ है आपको कट करके। तो यहाँ पे हिपोकैम्पस का एरिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास ही, एमिगडेला यहाँ पे है, हिपोकैम्पस है। तो ये थोड़े बहुत आपको पार्ट्स पता होने चाहिए। ये मेडुला है जिसको ब्रेन स्टेम, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वही जब ब्रेन में एक्सटेंड होती है तो मेडुला बोला जाता है। फिर उसके साथ कॉन्स है। थैलेमस जो होता है वो हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हाइपोथैलेमस है, फिर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब केस ऑफ एचएम है जिसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है जब मेमोरी की बात करें, क्योंकि ये बहुत ही एक स्पेशल केस है एचएम का। ये वो पर्सन है जिसका नाम इन्होंने शॉर्ट में एचएम दिया हुआ है क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। तो एक ये था जिसको एक एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी। एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी काफी सालों से, बचपन से, जब से वो टीनेजर था। ओवर द इयर्स हिज फिजिशियन हैड ट्रीटेड हिम विद द अवेलेबल ड्रग्स टू मिनिमाइज हिज सीजर्स। तो दौरे पड़ते थे तो उनके लिए दवाइयां चलती थी इनकी, पर धीरे धीरे दवाइयों का असर होना बंद हो गया। जब वो अपने 20s की एज में थे उन्होंने सोचा कि अपना थेरेपी या कोई सर्जरी कराई जाए जिससे हो सकता है कि परमानेंट एक रिलीफ मिले एपिलेप्सी से। सो न्यूरोलॉजिस्ट न्यू दैट मेनी सीजर्स ओरिएंटेड इन द मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। क्या था कि सबको पता था न्यूरोलॉजिस्ट को कि मीडियल पोर्शन है जो टेम्पोरल लोब का, वहीं से ये सीजर्स की शुरुआत होती है। तो उन्होंने क्या किया, it was also becoming to increasingly clear that surgically removing the brain region in which the seizure activity originated, so called the seizure focus, could help the patient with epilepsy। तो उन्होंने सोचा कि वो ब्रेन का पार्ट ही रिमूव कर दिया जाए जहां से सीजर की शुरुआत होती है। तो द डिसीजन इन एचएम केस वाज टू रिमूव हिज मीडियल टेम्पोरल लोब बाइलेटरली इन ऑर्डर टू इन अ प्रोसीजर कॉल्ड टेम्पोरल लेबेक्टमी। तो लेबेक्टमी में क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि उसका वो पोर्शन ही हटा दिया जाए जहां से सीजर्स की शुरुआत होती है, जो कि एक टेम्पोरल लोब का मीडियल पार्ट है। क्या हुआ सर्जरी के बाद, उसकी जो एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी उसमें इंप्रूवमेंट आई, सर्जरी एक तरीके से सक्सेसफुल रही, बोथ विद रिगार्ड टू हिज सर्वाइविंग एंड रिस्क एसोसिएटेड। मतलब सर्वाइव भी करा उसने और साथ में कुछ ऐसा रिस्की कुछ और साइड इफेक्ट्स भी उनको नहीं दिखे। हाउएवर धीरे धीरे क्या हुआ, उनको रियलाइज होना शुरू हुआ कि कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ डिफिकल्टीज हैं जो एचएम अब फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अ ईयर एंड हाफ आफ्टर द सर्जरी व्हिच वाज परफॉर्म्ड इन सितंबर 1953, एचएम डिस्प्लेड क्लियर प्रॉब्लम्स विद हिज मेमोरी। अब क्या हुआ, मेमोरी के साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। एचएम वॉज 29 ईयर ओल्ड, ही रिपोर्टेड हिज एज टू बी 27। जब वो सर्जरी के बाद 2 साल बाद 29 ईयर्स ओल्ड का हो गया था, वो अपनी एज 27 ईयर्स बताता था। एचएम वुड से ही डिड नॉट रिमेंबर एवर मीटिंग सर्टेन इंडिविजुअल्स इवन व्हेन ही एक्चुअली स्पोक टू देम। जिनसे उसने कुछ मिनट पहले ही बात करी होती थी वो कहता था मैं उनसे कभी नहीं मिला। उसको याद नहीं रहता था कुछ मिनट पहले की भी चीजें। तो उसको जो एमनीशिया की प्रॉब्लम थी वो होनी शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब जो सर्जरी डॉक्टर्स ने करी थी एपिलेप्सी को रिमूव करने के लिए, उससे एक ये मेजर प्रॉब्लम जो उसको हुई एचएम को, वो एमनीशिया की होनी शुरू हो गई। So HM did not have the kind of amnesia one sees depicted in television shows or movies, where the character had total loss of prior memories। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा amnesia नहीं था कि उसको पास्ट का अपना पूरा भूल गया।
पास्ट उसको याद था, जब तक वो 27 ईयर्स का था, जब तक सर्जरी नहीं हुई थी, तब तक का उसको याद था। इंडीड एचएम न्यू हु ही वाज, उसको पता था वो कौन है और उसके पास्ट की काफी सारी चीजें अपनी याद थी सर्जरी के पहले की। लेकिन सर्जरी के बाद उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज बननी बंद हो गई। सो फॉर्मल न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट वर परफॉर्म्ड ऑन एचएम टू एस्टैब्लिश द नेचर ऑफ हिज कॉग्निटिव डेफिसिट। फिर और उसके ऊपर टेस्ट हुए जिससे ये चीज पता चली कि क्या कॉग्निटिव डेफिसिट्स हुए हैं उसके ब्रेन में। दिस टेस्ट शोड दैट हिज इंटेलिजेंस वाज वेल अबव द नॉर्मल आफ्टर द सर्जरी। तो पहली चीज तो ये पता चली कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल जो था वो नॉर्मल से ज्यादा ही था सर्जरी के बाद। उसको कोई परसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं थी, परसेप्शन परसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं आया, मोटिवेशन में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जब उससे मेमोरी टेस्ट लिए गए तब वहां पे उसने बिलो नॉर्मल स्कोर किया। तो क्या हुआ इसका मतलब, जो बाइलेटरल रिमूवल हुआ था उसके मीडियल टेम्पोरल लोब का, उसमें मेमोरी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी कि कॉग्निटिव, जैसे कि प्रोड्यूस अ हाईली सेलेक्टिव डेफिसिट इन हिज मेमोरी। सो एचएम हैड नॉर्मल शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी उसकी नॉर्मल थी, जैसे कि जो सेंसरी मेमोरी होती है, वर्किंग मेमोरी होती है, वो उसकी नॉर्मल थी। बट जो लॉन्ग टर्म होती है जिसमें परमानेंटली स्टोर करते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेशन, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। सो द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी वॉज डिस्ट्रप्टेड। तो क्या पता चला इससे कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होता है, वो वाला जो काम था उसका वो डिस्टर्ब हो गया था, वो फंक्शन जो ब्रेन का था वो डैमेज हो गया था। आपको देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है इन्होंने, ये फ्रंटल लोब है ब्रेन का, ये वाला पार्ट है जो, ये प्री फ्रंटल है उसके भी सामने वाला। टेम्पोरल लोब है साइड में, ये जो कानों के पास होता है, जहाँ पे ऑडिटरी सेंसेशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑसिपिटल लोब है जो विजुअल सेंसेशंस के लिए होता है, इसको पेराइटल लोब बोलते हैं। और यहाँ पे आपका सेंसरी मोटर एरिया होता है। तो ये मेजर पार्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए ब्रेन में किस साइड आते हैं। तो ये था हमने जो पढ़ा कि कैसे एक पर्टिकुलर सर्जरी की वजह से एक पेशेंट को, जिसका नाम एचएम है और वो बहुत ही फेमस पेशेंट है, तो उसके अंदर एमनीशिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर आगे चलते हैं, एमनीशिया एंड द मीडियल टेम्पोरल लोब। तो अब क्या हुआ कि एचएम के केस में लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस की एबिलिटी टोटली डैमेज हो गई थी। अब जो मीडियल टेम्पोरल लोब है उसमें क्या क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है एमिगडेला, उसमें आ जाता है हिप्पोकैम्पस, उसमें कॉर्टेक्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। सो फॉर द पास्ट 40 years साइंटिस्ट स्टडिंग एचएम यूज सर्जिकल रिपोर्ट्स ऑफ हिज लीजन्स टू गाइड थ्योरीज ऑफ मेमोरी, एमनीशिया एंड देयर न्यूरल बेसिस। तो अब क्या है कि वो जो पेशेंट था एचएम, उसके ही केसेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे सर्जन हैं जो उसको स्टडी करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एमनीशिया क्या रीजन है और एमनीशिया किस तरीके से होता है। So reports by Scoville, who performed the surgery, indicated that all of HM's hippocampus in each hemisphere had been removed. तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर होता है ब्रेन का, उसमें से हिपोकैम्पस को रिमूव कर दिया था एचएम के। एचएम का जो ब्रेन था और सर्जिकल लीजन्स हुए थे वर रीवैल्यूएटेड टू इंप्रूव एक्यूरेसी। फिर बाद में जब ब्रेन इमेजिंग की टेक्निक्स आई, एमआरआई वगैरह, उसमें उसको दोबारा रीवैल्यूएट किया गया, उसकी जो ब्रेन में जो भी चेंजेस हुए थे उसको देखा गया दोबारा से। सो इट वाज फाउंड दैट एमआरआई के बाद दैट इन एडिशन टू हिप्पोकैम्पस सम ऑफ एचएम सराउंडिंग कॉर्टेक्स वाज आल्सो रिमूव। तो क्या हुआ था, हिप्पोकैम्पस भी रिमूव किया था और उसके आसपास का एरिया जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं वो भी रिमूव हुआ था, जो इनको एमआरआई के थ्रू पता चला। सो इज डैमेज टू द हिप्पोकैम्पस सफिशिएंट टू ब्लॉक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम हिप्पोकैम्पस रिमूव कर दें तो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनना बंद हो जाएंगी। तब इन्होंने दूसरे पेशेंट की यहाँ बात करी है, एक और पेशेंट था जिसका नाम है आरबी शॉर्ट में, हु लॉस्ट हिज मेमोरी आफ्टर एन आइस्कीमिक एपिसोड। आइस्कीमिक मतलब रिडक्शन ऑफ ब्लड टू ब्रेन, मतलब जैसे ब्रेन में ब्लड की कमी हो जाने से, एक बाईपास सर्जरी जब हो रही थी उसकी, तब उसको भी एक एंटीरोग्रेड एमनीशिया हुआ था एचएम की तरह। ही कुड नॉट फॉर्म न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेम वही तरीका था जैसे एचएम का था कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना नहीं पा रहा था। ही ऑल्सो हैड रेट्रोग्रेड एमनीशिया दैट एक्सटेंडेड बैक टू 1 to 2 years। और रेट्रोग्रेड मतलब पुरानी की पुरानी बातें भी उसको 1-2 साल की बिल्कुल याद नहीं थी। अब क्या था कि आफ्टर हिज डेथ आरबीज ब्रेन वॉज डिनोटेड टू स्टडी। जब इनकी डेथ हो गई थी, आरबी जो पेशेंट थे उनके ब्रेन की स्टडी करी गई, ये देखने के लिए कि डैमेज कितना था। तो इन आरबीज केस लीजन्स वर फाउंड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू हिज हिपोकैम्पस। Within each hippocampus, RB had sustained a specific lesion restricted to the CA1 pyramidal cells। तो आरबी के केस में वो कह रहे हैं कि जो लीजन्स थे वो सिर्फ हिपोकैम्पस में ही थे, उसके आसपास कॉर्टेक्स में नहीं थे। So these findings in patient RB support the idea that hippocampus is crucial in forming long term memory, new long term memory। तो इस केस एचएम के केस को देखकर और आरबी के केस को देखकर ये फाइंडिंग्स कंफर्म हो गई कि जो हिप्पोकैम्पस है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनने में। RB's case also supports the distinction between areas that store long-term memories and role of hippocampus in forming new memories। तो कहाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है और कहाँ नहीं बनती है, इन दोनों चीजों के बीच में भी फर्क समझ में आया आरबी के केस को पढ़ने के बाद। तो इससे ये क्या पता चला है कि जो रेट्रोग्रेड अमनीशिया है, पुरानी बातें भूल जाना, वो तो मीडियल टेम्पोरल लोब डैमेज की वजह से होता है। इट इज टेम्परेली लिमिटेड एंड डज नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म मेमोरीज ऑफ इवेंट दैट हैपेंड मोर देन अ फ्यू इयर्स प्रायर टू एमनीशिया इंड्यूसिंग इवेंट। तो वो थोड़े ही पता, जैसे अगर सर्जरी या डैमेज आज हुआ है तो उसके पिछले 1-2 साल का ही भूलेगा, उससे ज्यादा नहीं। और ज्यादा पास्ट में जाएंगे तो वो सब याद रहेगा, कुछ ही साल पहले का भूल जाएगा।
तो इससे ये क्लियर हो गया, दो चीजें हैं, दो पार्ट्स हैं। एक ये कि हिप्पोकैम्पस न्यू लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्म करने में हेल्प करता है, हिप्पोकैम्पस डैमेज होने से नई लॉन्ग टर्म मेमोरीज नहीं बनेंगी। दूसरा ये है कि जो टेम्पोरल लोब है, जो एचएम के केस में रिमूव किया था, मीडियल टेम्पोरल लोब, वो पुरानी मेमोरीज को डैमेज कर देता है, लेकिन सारी नहीं, जो सर्जरी हुई है उससे 1-2 साल पहले की। तो ये जो दो फाइंडिंग्स हुई थी, ये एचएम का जो केस था उसको और आरबी का जो केस था, उन दोनों को बाद में स्टडी करके कंपेयर करके ये दोनों फाइंडिंग हुई थी। तो इस तरीके से एमनीशिया और ब्रेन का आपस में रिलेशन जो है वो फाइंड आउट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी कंसोलिडेशन और हिप्पोकैम्पस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।